स्टूडेंट्स जो पीएमए की तैयारी कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। पब्लिक स्पीकिंग से एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है और दूसरा आपके अंदर जो जज्बात और ख़यालात हैं जो पोशीदे हैं आपके, वो ज़ाहिर होते हैं कि आप कैसी शख्सियत के हामिल हैं। तो इसी मकसद को मद्देनज़र रखते हुए हम डेली अपनी क्लास में पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस कराते हैं। सुबह क्लास रिटन प्रैक्टिस की होती है ताकि लिखाई बेहतर ऐसे लिखने आपने, फॉर एग्जाम्पल पीएमए इनिशियल के टेस्ट में तो ऐसे लिखना आना चाहिए। और शाम की जो क्लास होती है इसमें हम बोलना सिखाते हैं बच्चों को, कैसे गुफ्तगू की जाती है, गुफ्तगू का क्या तरीका है, क्या करीने हैं, अच्छी गुफ्तगू के कौन से अनासर हैं जो मलूज़ खातर रख के अपनी बात को दूसरों तक ऐसे तरीके से पहुंचाया जा सके। और जब तक आपको अच्छा बोलना नहीं आता, आप उस वक्त तक आर्मी में सेलेक्ट नहीं हो सकते। अच्छा बोलने के लिए ज़रा अच्छा पढ़ना पड़ता है, अच्छी बुक्स आपने लेनी है, पढ़नी है, रीड करेंगे। उसके बाद अच्छी महफिल वो होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे दोस्तों की सोबत का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे बताते रहते हैं। डेली यार बच्चा नए टॉपिक पे गुफ्तगू करता है ताकि बोलना भी आ जाए, साथ कॉन्फिडेंस भी हो। और अगर अपीयर हो रहा है पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए तो वहाँ कॉन्फिडेंस से अपना इंटरव्यू भी दे। और साथ आईएसबी में लेक्चरेट जो करवाते हैं पब्लिक स्पीकिंग, उसमें भी कामयाबी से हमकिनार हों। इसके अलावा जो बच्चे कैड कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो भी ज़रूरी है। हम खुद कैड कॉलेज में बच्चों से लेक्चरेट करा रहे थे इंटरव्यू के दौरान कि वो बच्चा जो अच्छा बोल सकता है, अच्छी स्पीच कर सकता है, उसको सेलेक्ट किया जाता था। तो अच्छे कॉलेज में जाने के लिए फिर आपको बोलना भी आना चाहिए। तो आज देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा आता है और किस टॉपिक पे। बल्कि पहले आमिर साहब हैं, हमारे टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। थोड़ा सा आप इस पे इसी बात पे ना कि अच्छी गुफ्तगू कैसी की जा सकती है, इसकी क्या अहमियत है, इस पर सिर्फ जस्ट 2 मिनट्स आपने अपने ख्यालात का इज़हार करने में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मेजर साहब ने अभी मुझे बताया कि अच्छी गुफ्तगू के बारे में ना बोलना है। उसके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ तो अक्सर कि जो अच्छा अखलाक है ना, वो एक ऐसा जेवर है और एक ऐसा हथियार है जिससे आप बड़े से बड़े दुश्मन को भी ज़ेर कर सकते हैं। आपने हमारे एक रियाजीदान है अल-ख़वारिज़मी, उनका नाम तो आपने सुना होगा। उनकी एक कैलकुलेशन है बेटा, वो कहता है कि जिस बंदे के पास अखलाक अच्छा है ना, उसके पास 1 रुपया। मिसाल बहुत मजे की समझिएगा। कहता है जिसके अखलाक अच्छा है ना, उसके पास 1 रुपया है। अब अगर एक बंदे के पास अखलाक अच्छा है और उसके साथ साथ उसके पास दौलत भी है, वो कहता है 1 के साथ 2 ज़ीरो और लगा दो, कितने बन गए? 100 रुपीज का वो मालिक हो गया। फिर वो कहता है कि अगर उसके पास अखलाक भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, तो 3 सिफरें और लगा दें, कितना बन गया? 10,000। वो कहता है वो 10,000 का मालिक है। फिर वो कहता है कि अगर किसी के पास अखलाक भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, इज्जत भी है, कहता है 3 सिफरें और लगा दो, वो 10 करोड़ का मालिक हो गया। लेकिन अगर अखलाक नहीं है तो अखलाक वाला 0 हटा दो, 1 हटा दो। अखलाक को हमने कितने नंबर दिए थे? 1 हटा दो तो बाकी सब कुछ क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अगर 10 करोड़ में से 1 को रिमूव कर दो तो बाकी क्या बच गया? 0 हो गया। तो कहता है जिसका अखलाक अच्छा नहीं है वो 0 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो अच्छा बोलना, अच्छे तरीके से अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाना एक ऐसा फन है जो आपको कभी किसी मैदान में हारने नहीं देता, जो आपको कभी किसी मैदान में गिरने नहीं देता। अल्फाज का चुनाव आपको कभी मार नहीं खाने देगा। बात करने के 2 से तरीके होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस भाई को बुलाता हूँ, मैं कहता हूँ वो इधर गल सुन, बात सुन, ये भी एक तरीका है। और ये भी मैं कह देता हूँ कि भाई 2 मिनट बात सुनिएगा। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि बेहतर तरीका कौन सा है। दूसरे वाला, पहले से भी आपने उसको मुखातिब किया, दूसरे से भी आपने किया, लेकिन दूसरे बात करके आपने अपनी तरबियत जाहिर की कि मेरी तरबियत किस माहौल में हुई। बस इतनी सी बात है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम हसनैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसनैन इजाज़ है और आज मैं जिस टॉपिक पे बोलने वाला हूँ उसका नाम इंसानी ज़िंदगी में पैसे की अहमियत है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है, जैसे पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए रोटी और बहुत सी अशिया हैं जिनकी इंसान अपनी रेगुलर ज़िंदगी में इनकी ज़रूरत पेश आती है। इंसान पैसे की बहुत जद्दोजहद करता है। इंसान को पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो शख्स मेहनत करता है वही पैसा कमाता है। 2 तरह के लोग हमारे माशरे में रहते हैं, एक गरीब और एक अमीर। अमीर पैसा कमाना चाहते हैं। अमीर ज़्यादातर लोग शहरी लोग होते हैं क्योंकि वो
नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें देखते हैं, जिनकी वजह से उनका दिल करता है कि वो और ऐसी चीज़ें कमाएं, पैसा कमाएं कि वो नए मौके हासिल कर सकें। और जो देहाती लोग होते हैं वो गांव में देहाती ज़िंदगी गुजारते हैं और उनकी ज़िंदगी महदूद हद तक होती है, उनकी सोच मतलब शहरी लोग तक महदूद नहीं होती। शहरी लोग बहुत आगे तक सोचते हैं और इसलिए वो अपनी मेहनत ज़्यादा करते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूरियात को पूरा कर सकें। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट आ जाएं, सीनियर कौन है जी? आप आ जाएं। चलो जी, अच्छी बेहतरीन करनी है, ठीक है सर। क्वेश्चन करने की इजाज़त है इनसे? बिल्कुल क्वेश्चन करने की इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम। My country name is Pakistan. Pakistan got independence on 1947. The first Governor General of Pakistan, Qadir Muhammad Ali Jinnah, and first Prime Minister of Pakistan, Dhaka Ali Khan. Governor General replaced in President, so now President is Dr. Arif Ali. Pakistan have 4 provinces: Sindh, Punjab, Balochistan, and KPK. The Sindh capital is Karachi and Balochistan capital is Quetta. Punjab capital is Lahore, and Pakistan is a Muslim country. And सर नेक्स्ट आ जाए जी, इमाद फ्रॉम कैट कॉलेज गोटकी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे आज का जो गुफ्तगू का मौजू है वो है द फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, मतलब कि बांग्लादेश हमसे आज का बांग्लादेश जुदा क्यों हुआ और वजूहत क्या थी। वजूहत बहुत सारी थी लेकिन मैं मेन पॉइंट्स हाईलाइट करूँगा। सबसे पहले जब 1970 के अक्टूबर में जनरल इलेक्शन हो रहे थे पहली मरतबा पाकिस्तान में, तो उसमें शेख मुजीबुर रहमान अवामी पार्टी के थे, उन्होंने मेजॉरिटी सीट्स ली, वो जीत गए थे इलेक्शन। लेकिन फिर उनको पाकिस्तान की तरफ से उनको प्राइम मिनिस्टर की सीट नहीं दी गई, ये भी एक सबसे बड़ी मेन वजह थी। फिर वो पाकिस्तान के लिए नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर दिया उन्होंने इंडिया से ताल्लुकात बनाने शुरू कर दिए वो, और उन्होंने इंडियन रेडियो स्टेशन पे जाके पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसी बातें कही। किन्होंने? शेख मुजीबुर रहमान। अच्छा, ये इससे सही बता रहे बच्चे। अच्छा चलें। और फिर के इंडियन टीचर्स का भी इसमें बहुत रोल था, मतलब कि बांग्लादेश में मतलब ईस्ट पाकिस्तान में काफ़ी हिंदू लोग थे, हिंदू मेजॉरिटी, तो उधर हिंदू टीचर्स पढ़ाते थे और वो उनको गाइड करते थे, मिसगाइड करते थे पाकिस्तान के बारे में। अगर बांग्लादेश में हिंदू मेजॉरिटी में थे तो उनको अलग किस बेस पे किया गया था? वो तो मुस्लिम अक्सरियत की बेस पे अलग हुआ था ना, कि वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं, तो फिर हिंदू कहाँ से आ गए वहाँ पे ज़्यादा? कैसे मतलब? पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग किस वजह से हुए थे? इस वजह से हुए नहीं, बांग्लादेश की बात। मैं बांग्लादेश भी तो सब पाकिस्तान का हिस्सा था, ऐसी बात है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान क्यों अलग हुए थे? क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमान ज़्यादा थे, हिंदू में हिंदू ज़्यादा थे, ऐसी बात है। अब कैसे कह सकते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू ज़्यादा? बांग्लादेश में है 10.8 मिलियन थी। वो जो बांग्लादेश है उसकी सेपरेशन इसलिए हुई थी कि उधर हिंदू की मेजॉरिटी थी ना, मेजॉरिटी में थे। बेटा हिंदू मेजॉरिटी। पाकिस्तान की मसला ये था कि हिंदू टीचर्स वहाँ पे ज़्यादा थे, वो इस वजह से थे क्योंकि बांग्लादेश वाले जो लोग हैं वो तालीम में हमेशा इंडिया से पीछे रहे। वो बंगाली बैकवर्ड एरिया है तो वो हमेशा तालीम में उनसे पीछे रहे, और इंडिया वाले उनके टीचर उनके कॉलेजों में उनको पढ़ाते थे, ठीक है ना। तो इंडियन टीचर्स की अक्सरियत थी, आवाम की अक्सरियत नहीं थी, ये पॉइंट है। आगे बोल बेटा, इस्लाह की है, अगर बुरा लगा तो माफ। नहीं, वैसे जो मैंने पढ़ा है जी बिल्कुल ऐसी बात है, हर किसी का अपना पॉइंट जी। और तीसरी बात के ज्योग्राफिकल लोकेशन बांग्लादेश की, वो 1610 मतलब तकरीबन 1600 किलोमीटर इस पाकिस्तान से दूर था, और इधर से मतलब सामान लेके आने में भी बहुत मुश्किलात होती थी। और बीच में सबसे बड़ा हमारा जो नाइबर था, बीच जिधर से गुजरना पड़ता था, वो इंडिया था, जिससे हमारे अभी तक के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। उनको लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, और बंगाली चाहते थे कि बंगाली लैंग्वेज बने, जो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में उर्दू और बंगाली लैंग्वेज बनी भी सही, नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान की। इस बात पे भी मसला चलता रहता था। और फिर इंडिया अटैक, और जब 1971 में दिसंबर में इंडिया ने बगैर किसी मुआहदे के सीज़ फायर लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान के अटैक कर दिया,
तो फिर पाकिस्तान में और इंडिया के दरमियान जंग छिड़ गई और जो पाकिस्तान का जो उन्होंने रास्ता रोक लिया था जो ईस्ट पाकिस्तान को कनेक्ट करता था, इसकी वजह से उधर नहीं जा पाया असला वगैरह, उधर ट्रांसपोर्ट फूड नहीं जा पाई। इसकी वजह से तो पाकिस्तान आर्मी ने सीज फायर कर दिया और ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद हो गया और 1974 के OIC समिट में उसको रिकॉग्नाइज भी किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट आ जाइए, बहुत शाबाश, क्लैपिंग करने हैं बच्चे के लिए। नेक्स्ट किसका नाम का नंबर बेटा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा देखिए एज में फ़र्क नहीं है एज में फ़र्क नहीं है, बता रहा हूँ। मेरा नाम अदीज है। आज ऑनलाइन क्लास के बारे में बात करूँगा। ऊंची आवाज़, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे लग ही नहीं रहा तो फौजी है। इन ऑनलाइन क्लासेस इज अ कोर्स एजुकेटेड conducted over the internet. Online classes are very important for students. Online classes are very important education. कॉन्फिडेंस होना चाहिए। स्टार्ट। आई कांटेक्ट चाहिए। बोलो, मेरी तरफ देखो पहले। अब बोलो। Online classes is a course conducted over the internet. ऑनलाइन क्लासेस बेटा उर्दू में बोल दो, छोड़ दो इंग्लिश को, उर्दू में बोल दो जिसमें बेस्ट बोल सकते हो। इसमें सही है, हाँ इंग्लिश में बेस्ट है। ठीक है, चल। ऑनलाइन क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एजुकेशन। शेड्यूल इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ पीयूष, आई एम फ्रॉम जैकमाबाद। आज का टॉपिक है वक्त की अहमियत, वक्त की कदर। हमें वक्त की कदर करना चाहिए, हमें अपना हर काम वक्त पर करना चाहिए। हम वक्त की कदर करेंगे तो वक्त हमारा कदर करेगा। हमें 5 वक्त का ये तो कल भी बोले ना चाहिए। इस पे, आप बोले थे। चलें ठीक। हमें 5 वक्त का नमाज पढ़ना चाहिए और अपना हर काम वक्त पर करना चाहिए। जैसे नमाज पढ़ें और पढ़ाई के लिए अपना टाइम निकालें और खाने पीने का, और वक्त पर सोना चाहिए, वक्त पर उठना चाहिए। वक्त का एक शेड्यूल बना देना चाहिए। जब हम वक्त पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह। थैंक यू। नेक्स्ट आ छोटा बच्चा। इस पे नजर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असलान है। आज का हमारा टॉपिक है इल्म के फ़ायदे। अगर आप दुनिया के जिस कोने में भी जाओगे ना, आपको इल्म की कमी ज़रूर महसूस होगी। इसलिए आप इल्म को बहुत तरक्की देने के लिए पढ़ा करें। एक पुराने ज़माने का वक्त है कि एक पुराने ज़माने की बात है कि एक बहुत अक्लमंद बादशाह था। उसने किसी से ये बात सुना कि इस जहाँ में एक ऐसा दरख्त है जिसका फल खाने से वो बंदा कभी नहीं मरता। उसने दूसरे दिन अपने वज़ीर को कहा कि जाकर ये फल दुनिया के जिस कोने में भी है वहाँ से ही ढूंढ के लाओ। तो वज़ीर दूसरे दिन घोड़े पर सवार हो के दुनिया के कोने कोने में छान मारा, लेकिन वो फल नहीं मिला उसको। तो उसने बादशाह के वज़ा से बचने के लिए उसने ख़ुदकुशी करने का सोच लिया। तो वो ख़ुदकुशी करने वाला था तो एक बुज़ुर्ग आदमी आया, उसे रोक लिया। उसने पूछा कि आप ख़ुदकुशी क्यों कर रहे हो? उसने सारा माजरा बता दिया। तो वो बुज़ुर्ग आदमी हंसने लगा, कहता है वो दरख्त इल्म का दरख्त है जिसे खाने से दायमी ज़िंदगी बख्शता है। इसलिए हमें इल्म को बहुत अहमियत देनी चाहिए। इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बांटने से जिसकी कमी नहीं होगी, जिससे हमें तरक्की इजाफा होगा। बहुत अच्छा बोला माशाल्लाह, थैंक यू।